राघव और वीर अपनी खुफिया खजाने की सुरंग से माल निकालने जा ही रहे थे, तभी एक घोड़ा भागता हुआ उनके पास आता है। नहीं नहीं महाराज, आज आपका वहाँ जाना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। ना जाने क्या जंगल की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। उसकी गर्ज और आहट से जंगल की जमीनों में दरारें पड़ रही है। चारों ओर जानवरों में भगदड़ मची हुई है। ये जो भी है बहुत बड़ा कहर नजर आता है। राघव जल्दी से चलो, देखे तो सही आखिर कौन है वो। दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो पूरी भगदड़ मची हुई थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो ये पहली बार हुआ था कि राघव और वीर के चेहरे पर एक डर की शिकन नजर आई। उन्होंने देखा उनके सामने 100 हाथियों की ताकत रखने वाला दरिंदा गोरिल्ला, जिसके ऊपर उसका मालिक कांचा बाघ सवार था। पिछली बार तो तुमने मेरी ताकत मुझसे छीन ली थी, इसी वजह से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन इस बार तुम दोनों में से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये दुश्मनी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब राघव और वीर के पिता शिवा उनसे कहते हैं, मेरे बेटो, मैं तुम्हें आज एक काम सौंपता हूँ। तुम अपना साधारण हुलिया बनाकर आसपास के जंगलों में जाओ और पता करो वहाँ के नियम क्या क्या है और वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तब दोनों भाई अपना हुलिया बदलकर पास के जंगल पहुँचे। वहाँ गुलामों की मंडी लगी हुई थी। एक सरदार उन गुलामों की बोली लगा रहा था। मैं इस गुलाम के 10 सिक्कों से ज्यादा नहीं दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, देखो तो जान में हट्टा खट्टा है, कम से कम 15 सिक्के तो दो। इस तरह से बाघ उन गुलामों का सौदा कर रहा था, लेकिन दूर खड़े राघव और वीर ने जब ये सुना तो वो दंग रह गए। आओ भाई वीर, मेरे साथ आओ। क्या मांगते हो इन सभी गुलामों का? कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम इन सबको खरीदने का दम भी रखते हो? बता भी है इनकी कीमत क्या है? हाँ भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या मांगते हो। मेरे पास ये 6 गुलाम हैं। इनकी कीमत 120 सिक्के हैं। बोलो, अदा कर पाओगे इतनी कीमत? वीरू, दे दो इसको 120 सिक्के। राघव कांचा को उसकी मुंह मांगी कीमत दे देता है और उन सब को आजाद करा लेता है। जाओ, तुम सब आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। राघव और वीर सारे गुलामों को आजाद कराकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं इतने समय से गुलामों का सौदा करता आया हूँ, लेकिन आज तक किसी भी बड़े से बड़े राजाओं ने इतने गुलामों को एक साथ नहीं खरीदा, और इसने बिला वजह ही इतने सारे गुलामों को खरीदकर आजाद कर दिया। देखने में भी बड़े साधारण से लग रहे थे। पता करना होगा आखिर ये कौन है। तब कांचा एक सिपाही के पास जाता है। ये 5 सिक्के तुम्हारा इनाम है। बस काम इतना है, यहाँ से गुजरने वाले उन दोनों भाइयों का पीछा करो, पता करो कौन से जंगल से आए हैं और उनका व्यापार क्या है। सिपाही ने वो सिक्के ले लिए और राघव वीर का पीछा करने लगा। राघव और वीर अपने जंगल पहुँच गए। पिताजी, आपके दिए गए उन सारे सिक्कों को देकर आज हमने 6 गुलाम आजाद कराए हैं। बहुत खूब मेरे बेटो, सिक्कों का क्या है, वो तो हम अपनी खुफिया सुरंग से भी निकाल लेंगे, लेकिन वो गुलाम आज आजाद होकर तुम्हें दुआएं देंगे। उधर भागता हुआ वही सिपाही कांचा तक पहुंचता है। महाराज महाराज, वो कोई साधारण व्यापारी नहीं थे, वो पास के जंगल के राजा के बेटे थे। उनके जंगल में सोने की एक खुफिया सुरंग है, जहाँ से वो सारा धन दौलत निकालते हैं। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ अब। सालों से पहले मैं इन गुलामों को खरीद कर लाता हूँ, फिर बाजार में घंटों तक इनकी बोली लगाता हूँ, तब जाकर कुछ सिक्के मेरे पल्ले पड़ते हैं। कैसा होगा अगर मैं उस खुफिया सुरंग को ही कब्जा लूं? लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे उन बाप बेटों को ही खत्म करना होगा। तब कांचा अपने साथ एक गोरिल्ला को लेकर तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक जी, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि बलिया खेड़ी के छोटे से जंगल को उन दरिंदों ने खूनी शमशान घाट बना दिया। वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चों की बोटी बोटी कर डाली। अगर उन सिपाहियों को हमने ना रोका तो ये कहर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें डराना होगा, और उसके लिए आप अपनी शक्तियों से इस गोरिल्ला को विशाल ताकत वाले रूप में बदल दो। विशाल गोरिल्ला को देखकर वो वहाँ से भाग जाएंगे। कांचा अपनी झूठी कहानियाँ बनाकर तांत्रिक से गोरिल्ला को विशाल ताकत में बदलवा देता है और वहाँ से सीधा शिवा के जंगल पहुँचता है। अपनी दहशत फैलाने के लिए
विशाल गोरिल्ला ने जानवरों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये राघव और वीर ने देखा तो वो तेजी से अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, उस विशाल गोरिल्ला के साथ वो ही बाघ है जिस पर से हमने वो गुलाम आजाद कराए थे। जरूर उसने तुम्हारा पीछा करा होगा और वो हमारी खुफिया सुरंग के बारे में भी जान चुका है। तुम दोनों जल्दी से जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाओ। दोनों भाई बचे हुए जानवरों को लेकर एक छिपी हुई जगह पर आ जाते हैं। लेकिन उधर विशाल गोरिल्ला ने शिवा को अपने पैरों तले कुचल डाला। दूर से ये सब राघव और वीर ने देख लिया था। दोनों भाइयों ने विशाल गोरिल्ला पर तीर चला दिया। विशाल गोरिल्ला धप से जमीन पर जा गिरा। उठो, जल्दी से उठो, वो दोनों हमारी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन गोरिल्ला वहीं बेहोश हो गया और कांचा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों भाइयों ने विशाल गोरिल्ला को एक गुफा के अंदर बंद कर दिया था। इस तरह से सालों पहले इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया गया था। लेकिन आज फिर कांचा उसे आजाद कराकर ले आया। कांचा, पिछली बार तो तू बच भी गया था, लेकिन इस बार तेरे साथ साथ ये गोरिल्ला भी मरेगा। सुनो भाई, जाओ अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे दौड़ाता हूँ। राघव वहाँ से भागने लगता है। तभी वो विशाल गोरिल्ला भी उसका पीछा करने लगता है। वहीं वीरू एक जगह पर पेट्रोल डाल देता है। कुछ देर बाद जब गोरिल्ला और बाघ वहाँ से गुजरते हैं तो वीरू जलती हुई मशाल फेंक कर मारता है और कांचा और गोरिल्ला उसी आग में जलकर वहीं मर जाते हैं। और इस बार उस गोरिल्ला के साथ साथ कांचा बाघ भी जलकर मर गया और दोनों भाइयों ने अपने जंगल को इस बड़ी मुसीबत से आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मदन अपने बेटे को एक बस में बैठाकर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। तब मदन का छोटा बेटा भोला उससे कहता है, पिताजी, हमने अपने भाई वीर को बाहर पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? कोई बात नहीं भोला, हम अपनी फसल से आने वाली आमदनी से आधे पैसे वीर की पढ़ाई के लिए बचाएंगे और अपना खर्च भी थोड़ा कम करेंगे। लेकिन तुम्हारे चाचा करुण की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। दरअसल आज से 2 दिन पहले मदन अपने भाई करुण की दुकान पर गया था। करुण, तुम तो जानते ही हो मैं हमेशा से वीर को पढ़ाकर होशियार और काबिल बनाना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने की फसल कटने पर 6-7 हजार रुपए ही मिलते हैं। उनमें वीर की पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं कह रहा था तुम भीमा को भी रवि के साथ पढ़ने के लिए भेज दो। अरे चलो चलो, काम करो अपना। मेरे बेटे भीमा को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, भला इसके पास इसके बाप की दौलत काफी है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा। बड़े आए अपने बेटे को पढ़ाने वाले। अपने भाई करुण के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनकर मदन का दिल छलनी हो गया। लेकिन उसने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बेटे को पढ़ा कर रहेगा। और आज मदन ने अपने बेटे वीर को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। रवि को पढ़ने के लिए भेजने के बाद मदन अपने खेतों पर चला आता है और यहाँ आकर वो अपने गेहूं के खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगता है। 6 महीने में फसल कटने के बाद मदन गेहूं की बोरियों को बाजार में बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन आधे पैसों को मदन डाक खाने में डाल देता है और अपने बेटे के लिए डाक खाने के जरिए वो पैसे पहुंचा देता है और आधे पैसों से अपने घर का खर्च चलाता है। ऐसे ही मदन बहुत सालों तक अपने खेतों में मेहनत करता रहा और अपने बेटे को पढ़ाता रहा और कई साल ऐसे ही गुजर गए। कई सालों बाद मदन का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। मदन अपने बेटे को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और उसे लेकर घर वापस लौटता है। अरे बेटा, ये बताओ कैसा रहा तुम्हारी पढ़ाई का सफर? पिताजी, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास में हर बार टॉप आता था। हाँ वीर भाई, पिताजी ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। छोटू, अब पिताजी के एहसानों का बदला पूरा करने का समय आ गया है। अरे बेटा,
ये सब बातें बाद में करना, पहले तुम भोजन कर लो। तब वो तीनों बाप बेटे भोजन करने लगते हैं। पिताजी, ये बताओ मेरे पीछे व्यापार कैसा चल रहा है? वीर बेटा, वही पुराना व्यापार है हमारा। 6 महीने तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फसल बिकने पर वही 7-8 हजार रुपए हाथ लगते हैं और उनमें से भी दुकानदार आधे रोक लेते हैं। पिताजी, चलिए खेत पर ही चलकर सारी बातें करेंगे। तब वीर अपने पिता मदन के साथ अपने खेतों पर चला जाता है। वहाँ वीर देखता है कि मदन के खेत आज भी हरे भरे लहरा रहे थे। पिताजी, जैसे आपने मुझे बताया, फसल कटने पर आपको सिर्फ 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मुनाफा कितना होता है? देखो वीर, इस फसल में खाद, बीज और पानी की लागत 5 हजार तक पड़ती है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचते हैं। हाँ बेटा, बस इन्हीं से जिंदगी का गुजारा चलता है। पिताजी, अब आप देखना हम अपने इस कारोबार को कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम इस काम को एक नई तरीके से करेंगे और मुझे उम्मीद है हमारा ये काम बहुत आगे तक जाएगा। वीर अपने पिता को अपना पूरा प्लान बताता है और एक मशीन लेकर आता है। ये मशीन वीर ने खुद बनाई थी और ये मशीन बहुत तेजी से चलती थी। वीर ने अपनी फसल से निकलने वाले गेहूं को इसी मशीन से आटे में तेजी से बदल दिया और ये बिल्कुल शुद्ध आटा उसने पैकेटों में बंद करवाया और इन शुद्ध आटों के पैकेट को उसने कई जानवरों के घरों में फ्री में खाने के लिए दे दिया। और कई दिनों बाद वीर ने बहुत सारे आसपास के जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, ये मेरा बेटा वीर है। ये बाहर से पढ़कर आया है। ये तुम सबके सामने अपनी कुछ राय रखना चाहता है। भाइयों, तुम सब पिताजी के कहने पर यहाँ आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, शुद्धता जैसे हमारे जीवन से निकलती ही जा रही है। खाने पीने की चीजों में बहुत मिलावट है और खास तौर पर आटा, जो हर रोज हमारे घर में खाया जाता है। यदि वही शुद्ध नहीं होगा तो हमारी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए भाइयों, पिछले 30 सालों से हमारी फसल से निकलने वाले जो गेहूं पिताजी मार्केट में बेचते थे, आज से हम उस गेहूं को घर में ही मशीन में पीसकर आटा बनाएंगे और ये आटा एकदम शुद्ध, स्वाद में बढ़िया और बिना मिलावट का आटा होगा। लेकिन आटा बाजार में बिकने वाले आटे से 20 रुपए महंगा पड़ेगा। भाई, तुमने 3 दिन पहले जो आटा घर में दिया था उसका स्वाद तो बहुत बढ़िया था। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, क्योंकि आज तक हम जो आटा दुकानों से खाते आए हैं उसमें बहुत मिलावट होती थी। आज से हम इसी आटे को लेकर जाएंगे। बेटा वीर, हम सब तो आज से यही शुद्ध आटा खाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि बाजार की दुकानों में भी तुम यही आटा बेचो। और तब वीर और मदन 2 ठेलों में वो आटों के पैकेट डालकर दुकानों पर पहुंचते हैं और कई दुकानदारों को उन आटों के पैकेट को दे देते हैं। दुकानदारों के पास भी उस शुद्ध आटे के ग्राहक ज्यादा आते हैं और मदन का काम तेजी से चल पड़ता है। कुछ ही दिनों में मदन अपने जंगल का सबसे अमीर किसान बन जाता है और उसने अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया था। लेकिन ये सब देख उसका भाई करुण उससे बहुत जलने लगा था। इस 2 टके के किसान की तो जिंदगी ही बदल गई। कल तक मेरे सामने हाथ फैलाता था और आज इसे दिल लग गए। देखो तो कैसे सबसे इसकी बातचीत है। इसका इलाज भी मेरे पास है, जिस मशीन से ये कुछ घंटों के भीतर ही कई क्विंटल आटा निकालता है। मुझे वही चोरी करनी पड़ेगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखता हूँ फिर ये क्या करता है। तब करुण अगले दिन छिपकर अपने ही भाई की जासूसी करने लगता है। बेटा वीर, आज तुम बाजार में अपने भाई भोला के साथ चले जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो पिताजी, आज हम रहने ही देते हैं। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। दुकान वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम दोनों चले जाओ। तब वो दोनों भाई बग्गी में आटों के पैकेट को लेकर निकल गए और उनके जाते ही करुण ने कुछ शिकारी मदन के पास भेज दिए और उन्होंने पीछे से मदन पर जोरों का वार किया। मदन वहीं बेहोश हो गया और वो शिकारी मदन को उठाकर वहाँ से ले गए। इधर वीर और भोला वापस अपने घर लौटते हैं तो यहाँ उनके पिता नहीं थे, बल्कि 2 लकड़ियों के बीच
उन्हें एक खत टंगा हुआ मिलता है। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी वो मशीन नील नदी के पुल पर रख कर चले जाओ और फिर 1 घंटे बाद यहीं से अपने पिता को ले जाना। नहीं भाई नहीं, हम इतनी आसानी से ये मशीन किसी को नहीं देंगे। भोला, सवाल हमारे पिता की मौत और जिंदगी के बीच का है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तब वीर और भोला वो मशीन लेकर नील नदी के पुल पर पहुंच जाते हैं और वो मशीन वहां रखकर वापस आ जाते हैं और दोबारा फिर 1 घंटे के बाद वहीं जाते हैं तो देखते हैं वहीं मदन बेहोश हुआ पड़ा था। तब वो दोनों अपने पिता को घर ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। उधर करुण वो मशीन लेकर अपने घर आ गया। तुम देखना, हम भी माला माल हो जाएंगे। इससे गेहूं का बहुत तेजी से आटा बनता है। देर मत करो भीमा, अब तुम इस मशीन को जल्दी से चलाओ। हाँ, तूने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया है ना, जो झट से किसी भी मशीन को यूं ही चला दूंगा। इसमें एक किताब है जिसे पढ़ने के बाद ही ये चालू की जाती है। उस बेचारे मदन की मशीन को उठा तो लाया, लेकिन ये तक पता नहीं कि ये चलेगी कैसे। भीमा बड़ी बदतमीजी से करुण को उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन जब भीमा ये बोल रहा था तो भालू दुकानदार के यहाँ अनाज की बोरियां ढोने वाले खरगोश ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और वो दौड़ता हुआ मदन के घर पहुँच जाता है और मदन और वीर को सारी सच्चाई बता देता है। तुम दोनों अपने चाचा को कुछ नहीं कहोगे, मैं अकेले जाकर उससे बात करूंगा। तब मदन करुण के घर जाता है। मदन को वहाँ देख करुण अचंभे में पड़ गया। ये मशीन ना जाने कौन यहाँ पर रखकर चला गया। तुम्हारी जुबान की हिचकिचाहट ने मुझे सच्चाई बता दी करुण, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। देखो करुण भाई, ये बात सच है, संगति का बहुत असर पड़ता है। तुम हमेशा बुरे दोस्तों के साथ रहे हो। घमंड और अमीरत के नशे में तुम चूर होकर ये तक भूल गए कि तुम्हारे बेटे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तुमने वीर और भोला को ब्लैकमेल करके ये मशीन हासिल की, लेकिन भीमा ये तक नहीं जानता कि ये चलेगी कैसे। इसीलिए ही मैं तुम्हें हमेशा कहता रहा कि अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन तुमने भीमा को भी अपने जैसे ही बना लिया। मदन भाई, मुझे समझ आ गया कि बुरी संगति में रहने का बहुत गहरा असर पड़ता है। तुमने हमेशा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और अच्छी बातें सिखाई और आज वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज से मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ। और फिर से करुण भी मदन के साथ मिलकर काम करने लगता है और खुद को पूरी तरह से बदल लेता है। ये कहानी हमें धैर्य, साहस, मेहनत और संघर्ष इन सब का पाठ पढ़ाती है। तो कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनवरी का महीना था। सर्दी में घने कोहरे ने पूरे जंगल को ढक रखा था। जहाँ कोई भी इस ठंड के कोहरे में बाहर भी नहीं निकलना चाहता था, वहाँ रघु का पूरा परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। ऐसे में रघु और उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास आते हैं। पिताजी, बहुत दिनों बाद एक काम मिला है, उसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता। हम दोनों 2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे बेटे बगीरा का ख्याल रखना। इतना कहकर रघु अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है और वो लगातार 1 दिन तक चलते हैं। इस बढ़ती ठंड में एक तो ऊपर से तेज बर्फ पड़ रही है और फिर ये तेज ठंडी हवाएं। हमें यह सफर पूरा करने के लिए थोड़ी देर आराम करना होगा। तब वो एक जगह रुककर आराम करते हैं, लेकिन लेटे लेटे उनकी आंख लग जाती है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। लगातार पड़ती इस बर्फ में दोनों धंस चुके थे। वो उस बर्फ से निकल नहीं पाए और यही बर्फ उनकी मौत का कारण बन गई। कुछ दिन बाद ये खबर रघु के माता पिता और उसके बेटे बगीरा को भी मिलती है। सबको बड़ा सदमा पहुंचता है। बगीरा का परिवार जिंदगी की उस मुश्किल से गुजर रहा था जहां बगीरा कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि एक तो माता पिता के जाने का दुख और फिर घर में 2 वक्त का भोजन तक नहीं था। और बस फिर बगीरा ने सारी जिम्मेदारियों को अपने नन्हे कंधों पर लेने का फैसला कर लिया। दादाजी,
जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम जरूर करना होगा। इस उम्र में आपसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगा। तब बगीरा कुछ पैसे उधार लेकर गरम कपड़ों की एक ठेली लगा लेता है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, बगीरा के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम में बगीरा अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाला था कि तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। हाँ भाई, ये रेड वाली जैकेट कैसे दी? ये वाली, ये 200 रुपए की दी है। नहीं नहीं, 200 की नहीं, मैं इसके 100 रुपए दूंगा। नहीं भाई, 100 रुपए की तो ये मेरी खरीद भी नहीं है, मैंने तुम्हें सही रेट बताए हैं। देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा, इससे एक भी आना ऊपर नहीं दूंगा। कुछ भी ना बिकने से तो बेहतर है मैं इसे थोड़े कम दाम में बेच दूं, नहीं तो फिर आज दादा दादी को भूखा सोना पड़ेगा। ये सोचकर बगीरा उसे वो जैकेट दे देता है और बगीरा बहुत कम मुनाफे पर अपना व्यापार आगे बढ़ाता है। जब बगीरा वही कपड़े कम रेट पर बेच रहा था तो ग्राहक भी ज्यादा आने लगे। यह देख एक चीता, जिसकी दुकान बहुत पहले से यहाँ मौजूद थी, वो बगीरा से जलने लगा और वो बगीरा के पास आता है। ओए सुन बगीरा, तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक तेरी तरफ चले गए हैं। अगर कल तक तूने अपनी ये रेहड़ी यहाँ से ना हटाई तो अच्छा नहीं होगा। भाई, मैं अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए ये काम चला रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक अगर तुमने ये रेहड़ी यहाँ से ना हटाई तो तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। बगीरा बहुत परेशान था, वो खामोशी से अपने घर आ गया। लेकिन अगले दिन भागता हुआ एक सिपाही उसके पास आता है। बगीरा बगीरा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस चीता ने तुम्हारी पूरी दुकान जला डाली। बगीरा तेजी से वहाँ पहुँचा, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था, उसकी मेहनत से किया पूरा काम उस चीता ने जलाकर राख कर दिया था। बगीरा बहुत उदास मन से अपने घर आ गया। क्या हुआ बगीरा बेटा, क्यों इतने मायूस हो? क्या कोई बात है? सब खत्म हो गया दादाजी, मैंने जो काम शुरू किया था उसमें आग लग गई और इतनी मुश्किल से किया मेरा काम एक पल में खत्म हो गया। बगीरा अपने दादा दादी को अपनी सारी बात बता ही रहा था कि दूर खड़ा वही सिपाही बगीरा की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब वो सिपाही उन्हीं के पास आया। बगीरा, मैं तुम्हारी मजबूरी जान चुका हूँ। तुम जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी एक सिपाही की जरूरत है, लेकिन जो वहाँ काम करता है वहाँ का राजा उसे बाद में वापस आने नहीं देता। मुझे अभी सिर्फ काम की जरूरत है, चलो सिपाही। बगीरा अपने दादा दादी से अलविदा लेता है और उस सिपाही के साथ निकल जाता है और एक दिन का सफर तय करके वो दोनों राधे बाग के जंगल पहुंच जाते हैं। हमने तुम्हें ऐश वाली जिंदगी दी है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अगर ये धंधा बंद ना हुआ तो मैं और 1 मिनट भी नहीं यहाँ रुकूंगा। तो ठीक है, फिर जाओ दर दर की ठोकरें खाते फिरो। तब वो राधे के पास आते हैं। अरे रवि, ये तुम्हारे साथ कौन है? महाराज, ये पास के जंगल का बगीरा है, इसे काम की जरूरत है। बगीरा, तो बताओ क्या काम चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ काम करना है, कैसा भी हो, कहीं भी हो, बस मुझे पैसों की जरूरत है। जब राधे ये सुनता है तो तुरंत उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है। ये मजबूरी का मारा है, मैं इसे जो भी काम दूंगा ये करेगा, क्यों ना इससे वही काम लिया जाए। बगीरा, मैं तुम्हें बहुत मालदार, यहाँ का सबसे अमीर सिपाही बना सकता हूँ, बस तुम्हें एक बार इस धंधे में मेरे साथ खड़ा होना होगा। लेकिन काम क्या है? वही काम जिससे तुम्हारी दुनिया बदल सकती है, इतना पैसा कि तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। मैं और मेरे सिपाही यहाँ से दूसरे जंगल में ड्रग्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये काम यहाँ के राजा और जानवरों से छिपकर रात में होता है। हम हर रोज किसी न किसी जंगल में ड्रग से भरे बक्से समुद्र से होकर भिजवाते हैं, लेकिन कभी यहाँ के राजा के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे कभी खुद ही नहीं वहाँ तक पहुँच पाते। तुम मुझे बहादुर और दिलेर लगते हो, इसीलिए आज से ये ड्रग्स ट्रांसफर तुम करोगे। कल रात तुम्हें बलिया खेड़ी के लिए निकलना होगा। अभी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात होते ही मैं ड्रग्स के बक्से लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा।
और बस फिर राधे ने बगीरा को अपने काम पर लगा दिया और बगीरा की भी हर लॉर्ड फेयर में दुगनी कमाई होने लगी। राधे बाग का विश्वास बगीरा पर जम गया था और अब राधे भी हर दिन अपना अंधाधुंध कमाई का जश्न मनाने लगा और यही काम करते करते बगीरा जवान हो गया। अब बगीरा इस काम में बहुत आगे जा चुका था। वो अपने दादा दादी के लिए बहुत से पैसे भी भिजवाने लगा। एक बार रात के समय बगीरा ड्रग से भरा माल लेकर निकलने ही वाला था कि तभी एक शेरनी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। रुक जाओ बगीरा, मैं जानती हूँ इस काम में तुमने अंधाधुंध धन कमाया है, लेकिन तुम्हें बता दूं, सैकड़ों हंसते खेलते परिवारों की खुशियों को आग लगाने वाले भी तुम ही हो बगीरा। मैं जिस अस्पताल में डॉक्टर हूँ, वहाँ ड्रग्स लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उनके इलाज के लिए जगह तक नहीं है। ड्रग्स की ये लत इतनी बढ़ती जा रही है कि हर तीसरे दिन एक खुशहाल परिवार अपने जवानों की मौत का मातम मना रहा होता है और उन सब की कातिल तुम हो बगीरा। बगीरा जब शेरनी के मुंह से अपनी ये सारी सच्चाई सुनता है तो उसे खुद से घृणा होने लगती है। धन दौलत और माल के नशे में मैं इतना चूर हो गया, मैंने ये तक नहीं सोचा कि कहीं मेरी वजह से कोई बर्बाद तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह तो नहीं हो गई। तुमने मेरी आंखें खोल दी आज से, बल्कि अभी से मैं इस काम को आग लगाता हूँ। और फिर बगीरा उसी रवि सिपाही के पास जाता है। रवि भाई, मैं घर बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे भिजवाए हुए इस ड्रग से न जाने कितने जानवर मर रहे होंगे। मैं अब और इस काम को नहीं कर सकता, मुझे अपने दादा दादी के पास जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये रवि सिपाही अगली सुबह राधे बाग के पास आता है। महाराज, वही हुआ जिसका डर था। बगीरा भी सबकी तरह ये काम छोड़कर भागना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन वो किसी भी हाल में भाग नहीं सकता क्योंकि जंगल के द्वार पर 24 घंटे मेरे सिपाही तैनात थे। वही तो बता रहा था महाराज, वो भागना चाहेगा तब भी नहीं भाग पाएगा। उससे जुड़ी हर खबर मैं तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। इधर रवि सिपाही ने बगीरा को उसके जंगल भेजने का विश्वास दिलाया तो इधर राधे बाग को सब कुछ बता दिया। राधे बाग ने सिपाहियों पर बहुत सख्ती कर दी थी। बगीरा यहाँ से किसी भी तरह भागना नहीं चाहिए, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तभी रवि सिपाही तेजी से भागता हुआ वहीं आता है। वो निकल चुका है, उसका पीछा करना होगा। सिपाही और राधे उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बगीरा की खाल ऊपर से उतर जाती है और उधर रवि सिपाही एक खुफिया सुरंग से असली बगीरा को वहाँ से भगा देता है। सिपाहियों, रुक जाओ, ये मेरा बेटा रामू है, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। दरअसल कल रात के समय राधे बाग का बेटा रामू अपने जंगल आया था। अरे अरे रामू, तुम वापस लौट आए। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ, मुझे उसकी तलाश है जो निकल गया था आज से 20 साल पहले एक सिपाही के साथ पैसे कमाने। उसके बूढ़े दादा दादी आज भी उसकी राह देख रहे हैं। कहीं तुम बगीरा की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, यही नाम बताया था। तब रवि सिपाही रामू को बगीरा के पास ले गया। बगीरा, मैं ढूंढता ढूंढता तुम तक पहुंच ही गया। कल मैं तुम्हारे दादा दादी के घर से होकर गुजर रहा था और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। तब तुम्हारे दादा दादी ने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह दी। अरे आओ आओ बेटा, हमारा पोता बगीरा भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे व्यवहार का था। सालों पहले निकल गया था एक मजबूरी के तहत एक सिपाही के साथ पैसे कमाने के लिए। 20 साल हो गए बेटा, वो आज तक लौट कर नहीं आया। हर महीने हमारे राशन के लिए पैसे भिजवा देता है, लेकिन हम उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। चिंता मत करो दादी, मेरा आप दोनों से वादा है, मैं बगीरा को तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। और फिर बस ढूंढता ढूंढता मैं तुम्हें अपने जंगल तक आ गया। जिस दिन तुम हमारे जंगल में आए थे उसी दिन मैं पिताजी से लड़कर यहाँ से निकल गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा दादी से किया वादा पूरा करूँगा। तब रवि बाग ने उन दोनों को ये प्लान बताया था कि रामू बगीरा की खाल पहनकर सिपाहियों को अपने पीछे दौड़ाएगा और रवि बगीरा को खुफिया रास्ते से भगा देगा।
इस तरह से बगीरा को उसके दादा दादी से मिलवाने का रवि और रामू का ये प्लान था। पिताजी, जिस धन दौलत और पैसे को देखकर तुम इतना खुश होते हो, वो किसी की खुशियाँ और जिंदगी को खत्म करके आता है। ये काम सही नहीं है पिताजी। हम कुछ और अच्छा काम करेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे उम्मीद है हम अपना वो काम बहुत आगे तक ले जाएंगे। अपने बेटे रामू की ये बातें जब राधे सुनता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो ये काम छोड़ देता है। और उधर बगीरा भी अपने दादा दादी से जाकर मिल गया। बूढ़े दादा दादी जब अपने जवान पोते बगीरा को देखते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते। और इधर राधे ने अपना बेटा पा लिया था। तो ये कहानी आपको सीख देकर जाती है कि बुरे काम में यदि आपको खुशी मिलती भी है तो वो लंबे समय तक नहीं होती। एक ना एक दिन आपको वो एहसास जरूर कराती है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।